सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें इस राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर और बहुमत के ऊपर काफ़ी सारी बातें जो मैं भी बोलना चाहता था वो आपने बोल दी, तो उसको दोबारा से बोलने की शायद कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात क्या है कि जो हमारी एक राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था में यदि हमारे को न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था मिल जाए तो चाहे किसी प्रकार का भी बहुमत हो, हमारे को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे को शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, सुरक्षा मिले, तो फिर चाहे कोई भी व्यवस्था हो, हमारे को उसकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब 75 सालों से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को हमने स्वीकार किया, उसको समर्थन दिया, वोट दिया, उसके बाद भी हमारे को शिक्षा अच्छी नहीं मिली, स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिला, सुरक्षा अच्छी नहीं मिली, तो हमारे जहन में एक विचार आया भी हमने ऐसी कैसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है जिसके अंदर ये सारी बातों का दोष है। हमारे को ये सब बातें अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं मिली? आप ध्रुवीकरण के शिकार हो गए, गरीबी के शिकार हो गए, बेरोजगारी के शिकार हो गए। तो हमने राजनीतिक व्यवस्था या सरकार इसलिए थोड़ी बनाई है कि भाई हम बेरोजगार ही रहें, गरीब ही रहें। इस बात के ऊपर चिंतन करने के लिए हमने ये सोचा कि भाई जिस बहुमत से ये सरकारें बनती हैं, वो बहुमत ही सारी बात की जड़ है, इस सारी बीमारी की जड़ बहुमत है। क्योंकि इसी बहुमत से हम लोग सांसदों की, हम एक लोकसभा की बात करें, सांसदों की खरीद फरोख्त होती है, सांसदों का भ्रष्ट समझौते होते हैं, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को टिकट दिए जाते हैं, धन बल का बोलबाला है और बाहुबली का भी बोलबाला है। एक अच्छे आदमी को ये बात आपने ठीक कही कि भाई इस इतने से पैसे के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि चुनाव लड़ने के लिए धन क्यों चाहिए। चुनाव तो लोगों ने या मतदाताओं ने एक अच्छे उम्मीदवार को चुनना है, उसके लिए धन क्यों देना पड़ेगा? उसको शराब क्यों पिलानी पड़ेगी? पैसा क्यों बांटना पड़ेगा? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो कोई भी प्रकार की अगर व्यवस्था में हमारे को न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था मिल जाए तो हमारे को कोई भी व्यवस्था हमें स्वीकार है, हमें उससे कोई विरोध नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से हम किसी सांसद का या किसी नेता का, राजनीतिक पार्टी का भी हम विरोध नहीं करते। हमारे को एक दो सीधे सीधे सवाल मैं करता हूं कि लोकसभा के चुनाव के अंदर मान लो सक्सेना साहब, दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, एक पार्टी के 300 सांसद 45 लाख वोट लेके जीते और दूसरी पार्टी के 243 सांसद 55 लाख वोट लेके जीते। आप लोकतंत्र के अंदर बहुमत किसका मानोगे? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहले ये भी बता दो। ऐसा तो मैंने अपने जीवन के अंदर भी कितनी बारी मैंने ऐसा देखा, कर्नाटक के चुनाव में भी देखा और अभी भी और कई बहुत सारे चुनावों के अंदर ऐसा देखा कि जिसके वोट ज़्यादा हैं उनके सांसद कम है और जिनके वोट कम है उनके वो जिसके वोट ज़्यादा हैं उसके विधायक कम हो गए, वो तो विरोध में बैठे, विपक्ष में बैठे हुए हैं, और जिनके वोट कम है उनके सांसद ज़्यादा हैं, वो सरकार बना के बैठे हुए हैं। तो लोकतंत्र के अंदर क्या ऐसा होना चाहिए? संघीय राजनीति के अंदर भी आप देख लीजिए, वहाँ कौन से एमएलए डिसाइड कर रहे हैं उस अपने मुख्यमंत्री को। तो ये बात यही है, कुल मिला के घुमा फिरा के बात इसी तरह से आती है कि हमारे मतदाताओं के एक ऐसा नाटक किया जाता है चुनाव के नाम का। वो चुनाव नहीं है, एक नौटंकी है। चुनाव होने के बाद में आप मुझे बता दीजिए एक भी मतदाता का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। कौन से मतदाताओं से आप पूछते हो उनकी क्या भागीदारी है सरकार के अंदर, क्या योगदान है, क्या प्रभाव है उनका, क्या महत्व है? कोई भी महत्व नहीं है। केवल चुने हुए सांसद आपकी सरकार बनाते हैं और वो भी बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार कौन है? अच्छा, आज हवा खराब है, इसका जिम्मेवार कौन है? कोई मतदाता जिम्मेवार है
सरकार जिम्मेवार है, प्रधानमंत्री जिम्मेवार होगा या कौन जिम्मेवार होगा? किसी को तो जिम्मेवार बताओगे। जब कोई जिम्मेवार ही नहीं है तो ये अच्छी राजनीतिक व्यवस्था पकड़ी हुई है? ये तो समझ में आनी चाहिए ना बात। आज आपने 18 से 25 साल वाले वोटरों को वोटर बना रखा है और वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? जब आप उनके वोट से सरकार बना सकते हो तो वो स्वयं सरकार का भाग क्यों नहीं बन सकते? और आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं ऐसे 18 से 25 साल की उम्र के मतदाता, कुल वोटरों के करीब करीब 25 से 30% वोटर हैं। तो जब और सबसे ज़्यादा वोट भी वही डालते हैं। एक ये भी विडंबना है, जो 40-50 साल के हो गए उन्होंने तो वोट डाल के देख लिया कि इस राजनीतिक व्यवस्था से कुछ निकलने वाला नहीं है, तो वो वोट डालना ही बंद कर देते हैं। तो जब 18 से 25 साल वाले वोटर तो इस राजनीतिक व्यवस्था को कैसे ठीक करोगे आप? हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे कि एक अच्छी व्यवस्था बने, जिम्मेवार व्यवस्था बने, उत्तरदायी जवाबदेही की व्यवस्था बने। तो जब ऐसा है ही नहीं तो फिर इस व्यवस्था के ऊपर कोई चिंतन मंथन करके कुछ कैसे बदलोगे आप? इसको क्या बदलना चाहते हो आप? कैसे बदलोगे? जिस प्रकार एक सांसद को वोट ज़्यादा मिला और वो जीत गया, हम इससे सहमत हैं क्योंकि लोगों ने चुना है उसको, चाहे वो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है या कैसा भी कुछ भी है, हमने चुना है ना। तो गलती हमारी हो गई कि हमने उसको ऐसा क्यों चुना। लेकिन जब सरकार सांसदों के बहुमत से बन गई तो उसमें तो फिर मतदाता की कोई जिम्मेवारी खत्म हो गई। फिर तो वो सरकार या उसका पार्टी का जो नेता है वो जिम्मेवार है, वो जिम्मेवार है नहीं, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। 10 साल से तो अगले इंटरव्यू ही नहीं करते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते। कौन सवाल करेगा उससे? आप कहते हो सवाल करने का अधिकार होना चाहिए, आप सवाल करके दिखा दो उनसे। कैसे सवाल किया जाए? क्या तरीका है सवाल करने का? ये लोकतंत्र के अंदर जब तक और जब आप जानबूझ के धनबलियों को टिकट दोगे, भ्रष्टाचारियों को टिकट दोगे, अपराधियों को टिकट दोगे और झूठे नारे लगा के, झूठा उनके नारे गढ़ के, उनके समर्थन में आप लोगों को भ्रमित करके आप उनको जितवाओगे, और आज के दिन करीब करीब 50-60% लोकसभा के अंदर सांसद अपराधी और भ्रष्टाचारी हैं, उनको जितवाओगे और फिर वही लोग आपके लिए कानून बनाएंगे। तो वो कैसे कानून बनेंगे ये भी आप सोच लीजिए। एक भ्रष्टाचारी अपराधी आदमी कैसे कानून बनाएगा? जो गरीब आदमी है उनकी गरीबी क्यों नहीं ठीक हो रही भाई? कैसे एक हवा साफ क्यों नहीं है, पानी साफ क्यों नहीं है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट क्यों है, इतनी भीड़ कैसे हो गई? कोई व्यवस्था तो बनेगी। और आप धन के आधार के ऊपर, धन बाहुबली के आधार के ऊपर आप चुनाव जीत लो। चुनाव हो जाने के पश्चात कैसे निर्णय होते हैं प्रधानमंत्री के या मुख्यमंत्री के, ये भी आप सोच लो। तो क्या अधिकार हमारा है क्या? और जो राजनीति आपकी 75 साल पहले थी वही राजनीति आज है, उसके अंदर कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। जब आप हर 3 मिनट के अंदर कोई कानून बना देते हो और हर 3 मिनट के अंदर अंदर कानून को ख़त्म भी कर देते हो, तो हमने जिसको वोट दिया वो क्या हमने गुलाम बनने के लिए वोट दिया है क्या? मैंने तो अपना प्रतिनिधि चुना है ना। मैंने इसलिए प्रतिनिधि चुना था कि वो भ्रष्टाचार करे, अपराध करे। ऐसे तो इसलिए तो मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, उसको वोट नहीं दिया था ना। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके ऊपर क्या चिंतन करोगे? कैसे सुधार करोगे आप इसका? मेरा सीधा सीधा मानना है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, क्योंकि वोटिंग का एक प्रक्रिया है ना, हमने वोट दिया है। अगर हमने जो उम्मीदवार हमारा हार गया, वो हारने वाले उम्मीदवार को वो उम्मीदवार भी हार गया और उनके वोटर भी हार गए। ऐसा क्यों हुआ? वोटर को मैं मानता हूं कि कभी भी नहीं हारता वोटर ने वोट दे दिया तो वो हमेशा ही जीतता है, क्योंकि मैंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर विश्वास करके वोट दिया है। एक जो उम्मीदवार जो हारा है वो भी वोटर है, आपने वोटर को भी हरा दिया। ऐसा क्यों किया? आप हारे हुए उम्मीदवार के वोटर भी वोट गिन लीजिए
और जीते हुए वोट के भी वोट गिन लीजिए उम्मीदवार के, जिसके ज़्यादा वोट हैं ज़्यादा गिन लो, कम वोट हैं तो कम गिन लो। अगर और राजनीतिक पार्टियों की तुलना में आपको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उसका बहुमत मानने में क्या आपत्ति है? जब आप सांसदों का बहुमत मान सकते हो तो वोटों का बहुमत क्यों नहीं मान सकते? क्या आपत्ति है इसके अंदर? और फिर कोई कानून तो बनाओ, कोई परिभाषा तो बनाओ बहुमत की, कोई संविधान बनाओ, कोई एक्ट बनाओ, कुछ तो बताओ कि बहुमत हम इसको बोलते हैं। कैसे बताओ हमें? मुझे कैसे पता बहुमत क्या है? मैं वोट देना चाहता हूं, मैं किस बहुमत को वोट दूं? खाली बीजेपी को वोट दे दूं, कांग्रेस को वोट दे दूं, ये बहुमत है? अब कांग्रेस के वोट ज़्यादा हैं लेकिन उनके विधायक कम है या सांसद कम है, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, या वो बिक गए, उन्होंने दूसरी पार्टियों से समझौता कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? तो कहीं तो कोई रुकावट होनी चाहिए ना, कोई जिम्मेवारी बननी चाहिए। चाहे मतदाता जिम्मेवार बने, सांसद जिम्मेवार बने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिम्मेवार बने, राष्ट्रपति जिम्मेवार बने, इस सारी व्यवस्था का जिम्मेवार कौन है? ये एक सवाल है कि नहीं है? आज हिंदू मुसलमान के नाम के ऊपर इतनी घृणा क्यों है हमारे समाज के अंदर? आप आने वाले टाइम के अंदर और 10 साल 20 साल के बाद में कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हो आप? आप हिंदू मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, 20 साल के बाद में कल्पना करिए कि अगर यही घृणा चलती रही हिंदू मुसलमान की तो कैसा देश बनने वाला है? जब आप एक किसी 20% वर्ग के मुसलमानों को वोट टिकट तक नहीं दोगे, उनके वोट तो लेना चाहते हो आप। और मैं आपको एक सच्चाई और बता देता हूं कि अगर ये मुसलमान इनको वोट देने लग जाएं तो ये हिंदुओं को भी भूल जाएंगे। ये तो एक ऐसा समाज बन गया। 20 साल के बाद में आप कैसा देश बनाना चाहते हो, ये बताइए हमारे को। और चुनाव आयोग के अनुसार 122 करोड़ वोटर हमारे देश के अंदर आज जो जनसंख्या है उसके हिसाब से 122 करोड़ वोटर होने चाहिए। चुनाव आयोग ने रजिस्टर कर रखे हैं सिर्फ 90 करोड़ वोटर, 90 या 92 करोड़ वोटर। तो 30 करोड़ वोटर कहाँ चले गए? 30 करोड़ लोग हैं ही नहीं, आपकी लिस्ट में ही नहीं है। और उसमें से भी सिर्फ 60 करोड़ वोटरों ने वोट दिया, 30 करोड़ वोटर और गायब हो गए। अब 140 करोड़ की जनसंख्या में खाली 60 करोड़ वोटर हैं। और उस 60 करोड़ वोटरों के अंदर से बीजेपी ने सिर्फ 22 करोड़ वोट लिए हैं। 22 करोड़ वोटर भी वो हैं, कुल वोट हैं उनके, जिनके उम्मीदवार जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनके भी वोट इन्होंने जोड़ रखे हैं। तो जीते हुए उम्मीदवार जो 303 हैं उनके वोटर हैं खाली 15 या 16 करोड़ वोट। अब चलो 90 करोड़ वोटर ही मान लिया जाए कि भाई कुल वोट हमारे 90 करोड़ हैं, तो 90 करोड़ वोटर के अंदर सिर्फ 15 करोड़ वोट लेके सरकार बना रखी है। ये कौन सा बहुमत है? और हमेशा ही जितने भी वोटर हैं करीब करीब 60 से 70% वोटर ऐसे हैं जिनके उम्मीदवार हमेशा ही हारते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो मात्र 25 से 30% वोटर, अधिक से अधिक बोल रहा हूं मैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30% वोट ज़्यादा लेके उम्मीदवार जीतता नहीं है। तो 70% वोटर तो हमेशा ही हारने वालों को वोट देते हैं। तो क्या वो वोटर नहीं है, देश के नागरिक नहीं है? जब जहां बहुमत की परिभाषा नहीं है और वहां आपने दल बदल के कानून बना दिए। दल बदल का कानून क्यों बनाया? दल बदल का कानून तो जब बनाओ जब पहले बहुमत की तो परिभाषा बताओ कि बहुमत क्या है। दल बदल क्यों नहीं होना चाहिए? दल बदल किसको बोलते हो? एक व्हिप का कानून भी क्यों है? व्हिप किस लिए बना दिया? अरे भाई, किसी सांसद, जो सांसद है वो सांसद तो पूरे देश का है ना। जो कानून बनाएगा या जो कानून नहीं बनाएगा वो तो पूरे देश के लिए लागू होगा। आज बीजेपी ने कोई कानून बना दिया तो वो खाली बीजेपी के लिए लागू है क्या? वो तो पूरे देश के लिए लागू है। जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है वहां पर भी वो कानून लागू है।
तो ऐसा क्यों है? वो तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को तो चुनावों के अंदर भाग ही नहीं लेना चाहिए। वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, जो जिसका काम है चुनाव में भाग लेने का। राज्य में राज्य के लोग जाएंगे, केंद्र में। जब आपने प्रधानमंत्री बन चुके, इसके ऊपर तो कोई ताकत है ही नहीं ना, कोई राजनीतिक शक्ति है ही नहीं। प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो ये देखिए, इन सारी बातों का चिंतन मंथन करने के लिए ही हमने सत्य बहुमत पार्टी बनाई। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैंने कोई आज तक राजनीति करी, ना मेरे परिवार वालों ने राजनीति करी। लेकिन आने वाला समय, हमारे बच्चों का, हमारा क्या भविष्य होगा, इसके ऊपर चिंतन करने के लिए हमने राजनीतिक पार्टी बनाई। मेरी जो जिम्मेवारी थी वो मैंने खूब निभा दी। अब ये सब जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है कि आप इस बात को समझ के, कोई सवाल जवाब करना है तो मैं बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ। लेकिन ये चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर भी अगर आप सत्य बहुमत की चर्चा बना दोगे, हारना जीतना तो ऊपर वाले के ऊपर है। लेकिन पूरे देश के अंदर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा बन जाएगी, लोग मजबूर हो जाएंगे, लोग विवश हो जाएंगे इसके ऊपर सोचने के लिए। अरे जब जहाँ लोगों के वोटरों के वोट से ही बहुमत नहीं बनता, फिर कैसा बहुमत है ये? आप इसी बात के ऊपर चिंतन करिए। धन्यवाद आपका। और मैं विशेष रूप से शिवाजी का, फहमी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम बनाया कि तबीयत प्रसन्न हो गई। धन्यवाद, शुक्रिया।